बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और अगर आपने टीवी ऑन किया होगा तो आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को देखने को मिली होगी, जो कि मुश्किल काम है थोड़ा सा। आई अग्री। मैं सुबह सुबह आती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अखबार ऐसे देख रही होती हूँ कि अल्लाह करे मुझे आज कोई ऐसी अच्छी खबर मिले जो मैं आपको सुबह सुबह बताऊँ, जिसमें इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी खबर हो सकती है। लेकिन मैं आज फिर भी डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि आज की जो खबर है जिस पे हम डिस्कशन भी करने वाले हैं पीका एक्ट के हवाले से, उसके अलावा भी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो स्टेबिलिटी का एलिमेंट है जी, वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बानी पीटीआई ने जहां जुनेद अकबर साहब को अली अमीन गंडापुर की जगह सूबाई सदर मुकर्रर किया है और साथ साथ उन्हें कौमी असम्बली की अहम कमेटी की सरबराही के लिए चुना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकराती जो अमल है वो भी ख़त्म कर दिया है। पीटीआई और बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं है। हुकूमती कमेटी के जो तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती है तो उनके लिए रास्ते खुल सकते थे। ये कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। पीटीआई बैठती है तो हम तैयार हैं, ऐसा भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है। और दूसरी जानिब शिबली फराज कहते हैं कि जब हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देगी तो हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में एक और बहस जी जो जोर पकड़ी है वो ये कि क्या आप तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई जेल में बैठे हुए जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जो इनिंग्स है क्या वो बहुत जारहाना इनिंग्स होने वाली है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के बाद मंगल को सेनेट ने भी जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल या मुतनाज़ पीका एक्ट है उसका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में अपोजिशन जमातें हों, सहाफ़ती तंजीमें हों, इस कानून साजी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और अब इस बिल को सदर के पास भेजा जाएगा, जिनके साइन से ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिल फॉर नाफिजुल अम्र होगा। कल भी हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल, सहाफ़ती तंजीमों, अपोजिशन के लोगों की बातें सुनी जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस बिल के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू जो हम जिस पे बात करें कि ऑनलाइन जो फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्वस पाया गया जो भी शख्स, उसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा है कि ये बिल एक सियासी जमात के लिए बनाया गया है, इस पर बहस और मुशावरत नहीं हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत पीका की शिक 29 में तरमीम करे, क्योंकि इस तरमीम में इस शिक में कहा गया इस कानून से के तहत जो बहस तहत होने वाले जो इक़दाम हैं किसी अदालत या एजेंसी के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के ऊपर, ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर आज जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े सीनियर हैं, मैंने इनके साथ काम किया है, इनसे सीखने का मौका मिला है और एक अब बड़े ज़बरदस्त मीडिया ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड भी हैं। उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू अर्मला। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आप उन जर्नलिस्ट में से हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल का जर्नलिज्म देखा है। बहुत से लोग इस प्रोफेशन में आते हैं बट वो जिन्हें कहा जाता है ना कि यार ये तो बस पैराशूट की तरह आए और बैठ गए, बट आपने फील्ड वर्क किया हुआ है और आप ख़बर की नेचर को भी जानती हैं। That's so kind of और ये चीज़ें इंसान जानता है जब आप फील्ड में जाएं, आप न्यूज़ गैदर करें। और हमने देखा बहुत से, जिन दिनों आपने एक प्राइवेट मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पर मैं भी था, तो उन दिनों बहुत से धरने होते थे। बिल्कुल ऐसा ही तो वहाँ से लर्निंग इंसान की बहुत होती है। मैंने तो धरने मुझे लगता है बहुत सारे कवर किए आप लोगों के साथ। उन चीज़ों को ये हो गया कि इंसान को ना चीज़ों का नॉलेज बहुत हो जाता है पॉलिटिकल, बिकॉज मीडिया में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिस्कस होती हैं, जो खबरें वो क्राइम की होती हैं या पॉलिटिकल होती हैं या शोबिज़ की होती हैं। तो आपके पास भी एजुकेशन के सेक्टर में आपने काफ़ी काम किया, एजुकेशन की बीट पर, जो हमें अभी तक याद है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर काफ़ी काम किया। तो आज जो आपने स्टार्ट की है डिस्कशन के इमरान खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर जुनेद अकबर साहब को ये ज़िम्मेदारी दे दी है कि वो KPK के अब जो PTI के प्रेसिडेंट होंगे। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अब अगर बानी PTI जुनेद अकबर साहब क्या किसी को भी उस जगह का ओहदा दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बानी PTI ने अपना ये सबसे ज़्यादा जो अपनी जमात की भाग दौड़ है वो अपनी अहलिया के सुपुर्द की।
बुशरा बीबी ने फिर वहाँ से एक बहुत ज़्यादा जो है एहतजाज की शक्ल में KPK से इस्लामाबाद पर हमला किया और ये नारा लगाया कि अल जहाद अल जहाद अल जहाद, मतलब कि इतना बड़ा नारा ये लगाया कि इस मुल्क में जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपनी जानें दे रही हैं कि हम इस दहशतगर्दी की वेव से निकलें, तो उन्होंने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी अहलिया को दी और वो कोई चीज़ें अचीव नहीं कर पाई, तो जुनैद अकबर किस खेत की मूली हैं। रीज़न ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर-ए-आला KPK हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जो बानी PTI जो इमरान खान साहब हैं उनका कोई पैचअप हो जाए हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर वो पैचअप नहीं हो पाया। असल में रीज़न ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब पर एलिगेशन है वो ये है कि 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलविस थे, खान साहब उन्हें ऑन करें। खान साहब ये कहते हैं कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन उन इश्यूज़ पर बनाया जाता है जहाँ पर कोई ब्लाइंड क्राइम हो। आप देखें कि ऑलमोस्ट 9 मई को PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने 20 से ज़्यादा मुकामात पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। एक नज़र आ रहा है कि कौन सा कारकुन क्या कर रहा है। अब किसी ने पेंट पकड़ी हुई है फ़ौजी अफसरान की, किसी ने घरों पर हमला कर रहा है, तो सब चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। अब खान साहब ये कहें कि नहीं मैं ये नहीं मानता, तो खान साहब की जो नहीं मानने वाली रट है वो तो काफ़ी पुरानी है, मगर अब हुकूमत नहीं असल में मान रही। बात ये थी कि असल में खान साहब को, ये PTI को ये बहुत ज़्यादा वहमो गुमा में था कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे तो हमें जो है आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ भी ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच भी कर दी, कहीं पर इमरान खान साहब का जिक्र नहीं आया, तो अब PTI ने सोचा है कि अब चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर जुनैद अकबर साहब पर रिलाय किया जाए। शायद जुनैद अकबर साहब इमरान खान साहब को रिहा करवा दें। जुनैद अकबर साहब को PTI का KPK का सदर बनाने का मकसद क्या है? असल में मकसद ये है कि इमरान खान साहब के जहन में ये है कि जुनैद अकबर साहब जो है वो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। जुनैद अकबर साहब जो है वो KPK से उसी तरह बलवाइयों की शक्ल में या एहतजाज की शक्ल में लोगों को लेकर आएंगे, वफाक पर हमला करेंगे और धरना देंगे और शायद हुकूमत के साथ हमारी कोई निगोसिएशन हो पाए और मैं रिहा हो जाऊं। अच्छा सॉरी भट्टी साहब, आपको इंटरप्ट करी हुई। जो आपने एग्रेसिव पर्सनालिटी या लीडरशिप की बात की है, तहरीक इंसाफ ने हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बहुत एग्रेसिव लोगों को आगे फोर फ्रंट पे किया, जिसमें हम शेर अफजल मरवत की बात करें, अली अमीन गंडापुर की बात करें या दीगर लोगों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के सितारे ऑलरेडी गर्दिश में हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स या एग्रेसिव स्टांस उनके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए उन्होंने वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स की। उन्होंने फोकस ये नहीं किया कि मैं मुल्क को आगे चलाऊं, उन्होंने फोकस ये किया कि मैं मियां नवाज शरीफ का जेल में से AC उतरवा दूंगा, मैं राना सनाउल्लाह को उसकी मूंछों से पकड़ के जेल के अंदर कर दूंगा, और उन्होंने किया। और अब जब से वो जेल में है वो उस वक्त से यही कहते हैं 20 जनवरी को धरना दूंगा, 25 मार्च को हम इस्लामाबाद हमला करेंगे। मतलब कि वो डेट्स पर डेट्स देते हैं, वो जैसे कहते हैं तारीख पर तारीख आ रही है, मगर खान साहब को उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। असल में खान साहब इससे बड़ी क्या चीज़ है कि इमरान खान साहब की जो सबसे करीब है उनकी अहलिया, उन्होंने भी ये अटेम्प्ट की मगर फेल हो गई। अब जुनैद अकबर साहब वो क्या चीज़ निकाल पाएंगे? ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि खान साहब ने कहा कि चलो अली अमीन गंडापुर साहब ये चीज़ ना कर पाए, चलो मैं जुनैद अकबर साहब को पार्टी को दिखाने के लिए कर देता हूँ कि मैंने भाई अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर साहब को कर दिया। और मैं आपको ये बताऊँ कि खान साहब के जो लोग करीब रहे हैं और जहाँ जो खान साहब की पॉलिटिक्स जानते हैं, खान साहब काम लेते हैं और फिर बंदे को टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर से काम लेना था वो लिया, जितनी हद तक वो चाहते थे कि मुज़ाकरत हो जाए। खान साहब ये चाहते थे, जो आखिरी डील खान साहब के साथ चल रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब आपको हम रिहा कर देते हैं, मगर आप इस चीज़ को एडमिट करें कि 9 मई के जो वाक़े मुलविस थे आप उस पर एक्सक्यूज़ करें। इस चीज़ पर आके ये मुज़ाकरत फाइनल नहीं हो पाए। खान साहब ने कहा मैं एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, तो ठीक है, रियासत ने कहा अगर आप एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम आपको रिलीफ क्यों दें। देखें, इस मुल्क में PTI के अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग पर भी देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जब नहीं बनती थी उन लोगों को फांसियां तक हुई।
मगर किसी भी पॉलिटिकल जमात, वो PMLN हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, या आसिफ अली जरदारी हो, या बेनज़ीर भुट्टो मरहूम हो, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आप फौजी तंसीबात पर हमला कर दें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की खाली लड़ाई नहीं रही, इससे पहले भी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो अभी मौजूदा जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मगर किसी ने अपने कारकुन को ये नहीं कहा कि अगर हम जेल में चले जाएंगे तो आपने कोर कमांडर हाउस पर जाकर हमला कर देना। लेकिन भट्टी साहब वो तो ऑन ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने किया ही नहीं है 9 मई। तो फिर वो ऑन नहीं करते तो उन्होंने कहा फिर आप जेल में रहें। देखिए, ये 9 मई का जो वाकया, ये कोई करप्शन का वाकया नहीं है, ये वो वाकया है कि जिसमें आपने रियासती इदारों के घरों पर जाकर हमला किया है। रियासती इदारे वो जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। देखें, पूरी दुनिया में आप जिन सियासतदानों की, जिन पॉलिटिकल जमातों की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती, वो ये कभी नहीं कहते कि आप जाकर जो है वो फौजी तंसीबात पर हमला करें। कैपिटल हिल पर भी हमला हुआ, मगर उन लोगों को भी सजाएं हुई। वो ये नहीं हुआ कि वहाँ पर अमेरिका की जो जमहूरियत है, नो डाउट हम उसको पूरी दुनिया में मानते हैं कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पर सियासी जमातों के राइट्स हैं। मगर वहाँ पर भी जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया, उन लोगों को पकड़ा गया और फिर उन लोगों की सजाएं हुई, उन लोगों के केसेस जो है वो अदालतों में चले। अगर हाँ साहब ये चाहते हैं कि मैं उस जुडिशल कमीशन को मानूंगा, उन जजेस को मानूंगा जो मुझे रिलीफ दें, क्योंकि खान साहब के जहन में ये है कि शायद मैं जजेस पर इसलिए रिलाई करना चाहता हूँ कि कोई मुझे फिर गुड टू सी यू कहे। हाँ साहब ठीक है, वो गुड टू सी यू जिन्होंने खान साहब को कहा, जिन लोगों ने खान साहब को रिलीफ दिया, मगर खान साहब का तकिया अभी भी उन्हीं पर है। शुक्र करें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके जजेस पर इतबार है। ये नहीं कह दिया कि मुझे लंदन के जो है उनकी अदलिया पर इतबार है। लंदन के तो इतबार नहीं कर सकते ना, लंदन से तो उनका इतबार टूटा हुआ है। क्योंकि हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आपने बड़ी बारीक बात की है, मगर आपने बड़ा तरीके से कह गए। बात यह है कि खान साहब को ये मानना पड़ेगा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, आपने इस मुल्क के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इस मुल्क के डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, आपने उन पर एतबार करना है। मगर हाँ साहब कहते हैं कि मैं जो मीठा मीठा हप कर लूँ, कड़वा कड़वा थू कर दूँ, तो हाँ साहब ये चीज़ें तो फिर सियासत में फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा भट्टी साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? मुज़ाकरात पहले मान नहीं रहे थे, माने तो हुकूमत ने थोड़ा कि आप, हुकूमत कहती है आप आए, हम इंतज़ार कर रहे थे, मुज़ाकराती टीम गई नहीं, वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले गए। ये क्या, इसका हल क्या है? मतलब हम रोज़ इसी तरह से डिबेट कर रहे होते हैं कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, होंगे तो नताइज क्या होंगे, ये तो फिर क्या हम देखते रहेंगे। अरमला, आपने अभी बात कही मौलाना फजल रहमान पर PTI का बहुत ज़्यादा तकिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमें आके छुड़ाएंगे, मौलाना फजल रहमान जो है हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। हाँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको अपने पीछे नमाज पढ़ाई और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं आपके साथ ये वाली जो एहतजाज वाली सियासत है, मैं इसको बिल्कुल कायल नहीं हूँ, क्योंकि PTI को ये था कि मौलाना फजल रहमान के पास जो है वो एक स्ट्रीट पावर है, वो मौलाना फजल रहमान के जो लोग हैं वो चाहने वाले हैं, वो सड़कों से उठेंगे नहीं। उनके खिलाफ अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो ऑपरेशन भी करती हैं, तो कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर हम अपना जो एक पॉकेट है उसको कैश करवा सकते हैं कि भाई एहतजाज जो है वो काफ़ी कामयाब हो सकता है। मगर मौलाना फजल रहमान ने जब सोचा कि इमरान खान साहब काबिल एतबार जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, तो मौलाना फजल रहमान ने अपना हाथ जो है वो हटा लिया इमरान खान साहब से। अब इमरान खान साहब के पास एक ही हल है। पहले तो बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब की गुड बुक में थी, इमरान खान साहब के हाथ में थी कि वो जो चाहते थे वो डील कर सकते थे, वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते थे। अब असल में ये है कि हुकूमत जो है उनको ये समझ आ गई है कि जब भी इमरान खान साहब ने कॉल देनी है, इनके पीछे इनके कारकुनान ने नहीं आना, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा फाइनल कॉल दी। अभी जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी KPK से अल जहाद के नारे लगाकर यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँची, तो आप देखें कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना रास्ता लिया, कानून ने रास्ता लिया, तो उनके लोग कैसे डिस्पर्स हो गए। अब इमरान खान साहब जो मर्जी अनाउंसमेंट करते रहे कि अब अभी कॉल का जो हमें अंदाज़ा हुआ है कि 8 फरवरी को ये कोई फिर से एहतजाज चाहते हैं, मगर अब लोग इनके साथ नहीं हैं, लोग जो है वो डर गए हैं। और देखें लोगों को क्या है, साथ नहीं है या डर गए हैं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए लोगों को ये पता है कि अगर हम कॉल पर आएंगे तो हमें फिर से वो कोई ऐसा एग्रेसिव एहतजाज हो जाए। एहतजाज से कोई भी हुकूमत जो है वो परेशान नहीं होती, मगर हुकूमत परेशान होती है कि जब आप कोई सियासी जमात ये कहे कि मैंने धरना देना है, मैंने फौजी तंसीबात पर हमला करना है, मैंने गिराव जलाव करना है, मैंने पेट्रोल बम जो है पुलिस वालों पे मारने हैं, वहाँ से हुकूमतें परेशान होती हैं। तो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत में तो परेशान नहीं होती है, जो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी। देखें
इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होना कोई बुरी बात नहीं है। सियासी जमातें हैं, वो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, आप उनसे बातचीत करें, मगर ऐसी बातचीत के आप अपनी बस चाहें मेरी शराइत मानो, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप अपनी बात मनवाएं, हमारी भी बात माने, इस मुल्क में केओस को जो है वो ख़त्म करें। अब आप ये देखें अरमला कि इस वक्त सूबा पंजाब की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है। मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, इस सूबे में एक धब्बा लग चुका था कि इस सूबे में जो है वो सरकारी अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है रिश्वत लेकर। आप मुझे ये बताएं कि जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओथ लिया है, कोई मुझे आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग बताएं कि किसी सरकारी ऑफिसर की, किसी MNA, किसी MP के कहने पर, सिफारिश पर जो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। तो ये कल्चर को ख़त्म किया गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म को आप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप क्रेडिट दें कि आप देखें कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कहाँ पर 23% पर था और अब जो है वो 12% पर आ गया है। डॉलर जो है वो अपनी जगह रुक गया है। अब ये चीज़ें आप नोट करें ना, और महंगाई का ग्राफ अभी है, ये चीज़ें हुकूमत भी मानती है, हम भी मानते हैं, मगर चीज़ों को बेहतर होने में टाइम लगता है, मगर अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन भट्टी साहब, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आई एग्री। आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब में बहुत काम हो रहा है, नो डाउट। मरियम नवाज है बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी विजिलेंट है, चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ जो मुआशी इस्तेकाम है वो हमेशा हम सियासी इस्तेकाम से जोड़ते हैं, और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये चीज़ें अभी तक हम उसमें फंसे हुए हैं। जब तक ये प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं होगा, एक हुकूमत अपना टेन्योर क्लियरली या स्मूथली पूरा नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ हमें देखने को मिलती रहेंगी। बात यह है कि ये तो फिर इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि अगर एक हुकूमत को टाइम 5 साल का मिला है, वो अपना टाइम पूरा करे। अगर वो डिलीवर नहीं करती हुकूमत तो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली उस हुकूमत को रिजेक्ट करके दूसरी पॉलिटिकल जमात को वोट देंगे। मगर हाँ, सब चाहते हैं कि मैं जेल के अंदर हूँ या बाहर हूँ, मैं वज़ीर आज़म ही रहूँ। देखिए, वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है वो आपकी डिलीवरेंस पर मैटर करता है। वो तो कहते हैं हमें भी पूरा नहीं करने दिया गया टेन्योर। तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब पर अगर अदम एतमाद आई तो खान साहब अदम एतमाद ले आए। ये एक पॉलिटिकल हाल है ना कि अगर जो मौजूदा हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर रही है तो खान साहब अपनी सियासी गेम करें। मगर खान साहब चाहते हैं मैं एहतजाजी गेम करूं कि बस मैं यही कहूं कि मैंने धरना देना। अगर इमरान खान साहब पर अदम एतमाद आई तो इमरान खान साहब भी जो अपनी जमात है उन्हें कहें कि जो दूसरी दीगर सियासी जमातें हैं आप उनसे बातचीत करें कि मौजूदा सेटअप जो है वो ठीक नहीं चल रहा, तो आप भी अदम एतमाद ले आएँ। मगर अगर ये हो, अब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, मियाँ शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, सबको तो इमरान खान साहब ने अंदर किया हुआ था। तो क्या किसी सियासी जमात ने धरना दिया? क्या किसी सियासी जमात ने फौजी तनसीबात पर हमला किया? क्या किसी सियासी जमात ने घिराव जलाव किया? नहीं किया। इमरान खान साहब पहली दफ़ा अंदर हुए हैं, या इमरान खान साहब को पता लगा कि मैं पकड़ा जाने लगा हूं, तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को कहा बस इस मुल्क को आग लगा दो। ये नहीं होता। सियासत में कभी आप इक़्तिदार पर हैं, कभी आप इक़्तिदार से बाहर हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं पूरी जिंदगी वज़ीर आज़म रहना है। हाँ, सब समझते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी वज़ीर आज़म हूँ। पूरी जिंदगी तो किसी ने भी नहीं रहना, लेकिन जब तक है एटलीस्ट काम करें, डिलीवर करें। दैट्स व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी मच उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, क्रिकेट की बात करेंगे। वैसे मुझे लगता है हम क्रिकेट की जितनी बातें करते हैं ना उतना हम अफसोस में आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप आज हम थोड़ा पॉजिटिव बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि आज हम ऐसी बातें करें जिससे कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म हो। लेकिन पाकिस्तान जी, आपको पता है एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट का एक तरह से कह लें मरकज़ बनने जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, और जाहिर है हम इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि एक एक्टिविटी है, एक ऐसा इवेंट है जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। क्रिकेट की अहमियत में इजाफा तो होगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर एक पुरअमन या पीसफुल कंट्री का इमेज है उसको मज़ीद जो कह लें वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, खेल रही हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना इटसेल्फ बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमारी जो टीम है इस वक्त, क्या हम जो इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, क्या वो उस
अप टू द मार्क है, और जो फ्लॉज हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं या जो हमने शिकस्त देखी है वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो हम एक टेस्ट मैच भी हारे हैं, उससे पहले भी हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं कुछ मैचेस के अंदर, तो क्या अब हम उन चीज़ों को ओवरकम करके अपने होम ग्राउंड के ऊपर इसका एज लेंगे? इस पे हम बात करेंगे। बैटिंग लाइन के ऊपर जो कि पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आई, और इसके साथ साथ बॉलिंग को हवाले से इन सब चीज़ों पे तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए। हैदर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये कमेंट लेंगे कि डेफिनेटली 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होस्ट करना इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हम एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान 1987 के बाद या 1996 के बाद पहला इतना बड़ा इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पूरी तरह आ नहीं सकी। कुछ टीमें आई हैं काफ़ी गैप के बाद, लेकिन अब एक दफ़ा दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान, अब इंडिया को आप छोड़ दें, इंडिया नहीं पाकिस्तान आ रहा है, तो 6 टीमें तो कम से कम पाकिस्तान आ रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा एक स्टार्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब देखना ये है कि वो टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं, 6 टीमें, उसके बाद इंडिया जो है वो आगे मजबूर होता है पाकिस्तान आने भी या नहीं। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो उसे मना कर दिया है, लेकिन क्रिकेट अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे होती है और इतनी बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेलती हैं, तो एक दिन इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा, और जब तक इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये सब इंडिया के आने के हवाले से तो ज़ाहिर है हमने एक बहुत लंबी डिबेट देखी जी कि इंडिया की क्या क्या इलॉजिकल लॉजिक्स थे जो उन्होंने पेश किए अपने मीडिया के थ्रू भी और जो भी आईसीसी के फोरम पे भी। हमारी तैयारी अब एज अ टीम आप क्या समझते हैं कैसी है? क्योंकि 8 टीम्स हैं जो टॉप की टीम्स हैं जिन्होंने आना है, खेलना है। पाकिस्तान का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, हमारे यहाँ जो टीम का एक स्ट्रक्चर है, आप क्या समझते हैं कि हम इस इवेंट के लिए अपने होम ग्राउंड के ऊपर, ज़ाहिर है प्रेशर तो होता है कि आपने इतना बड़ा इवेंट खेलना है और उसमें आपने अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है, हम तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान ने वनडे जो पाकिस्तानी टीम है उसने माजी करीब में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का टोल लें, वहाँ पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में तीनों मैच जीते हैं। तो वनडे में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हम ये नहीं कह सकते कि तैयारी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान को तंग करेगी वो ये कि साइम अय्यूब पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया में यानी 2 मैच जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीते वो साइम अय्यूब ने जितवाए थे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी एक मैच में उन्होंने सेंचुरी की। तो साइम अय्यूब के ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब साइम अय्यूब की जगह कौन ओपनर होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ़खर जमान एक उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक फ़खर जमान की पोजीशन क्लियर नहीं है। तो बाबर आजम के साथ कौन ओपनिंग करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये देखना है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बॉलर्स पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान के पास 2 अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की टीम मजमूई तौर पर बड़ी अच्छी पोजीशन में है और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम जितनी अच्छी तैयारी के साथ जाएं। अच्छा हैदर साहब, आपने भी ख़ुद भी बात की कि हमारा जो ओपनर के हवाले से भी और हमारे जो बैटर्स की फॉर्म है, वनडे में हमारी ज़ाहिर है परफॉर्मेंस, जिनका आपने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस दिया, परफॉर्मेंस नो डाउट वनडे बैटर्स में बड़ी अच्छी रही है, बट स्टिल समटाइम्स आर बैटर्स स्ट्रगल, और वो शायद हमारी जीत हमारी बहुत सारी खामियों को कहीं ना कहीं छुपा देती है। हम फॉर्म में आने की बात करें, बाबर के हवाले से बात करें, रिजवान हमें फिर भी नज़र आते हैं। तो हमारे जो बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर डू यू थिंक कि हमें मज़ीद कोई जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं उनको अपनी फॉर्म के ऊपर, क्योंकि स्टिल वी हैव टाइम, सम टाइम इनफैक्ट, उसके ऊपर काम किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें करना पड़ेगा आपको। अपनी फॉर्म को जो है कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं मिडिल ऑर्डर के जो वनडे की टीम में भी हैं, टेस्ट में भी हैं। कामरान गुलाम हैं, सलमान अली आगा हैं जो मिडिल में बैटिंग करते हैं, रिजवान हैं। तो ये 3-4 बैट्समैन पाकिस्तान के लिए बैकबोन है मिडिल ऑर्डर में, और इनको अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कामरान जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाए, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो कोई भी पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं चल सका, किसी को भी आप नहीं कह सकती हैं। लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका में कामरान गुलाम ने एक इनिंग अच्छी खेली है। फिर उसके बाद रिजवान जो है
उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की साउथ अफ्रीका में। सलमान अली आगा जो है वो अच्छी फॉर्म में है। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का इस वक्त सेटल है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास सिर्फ ओपनिंग में हो रही है कि वहां पे बाबर आजम के साथ कौन ओपनिंग करेगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक सबसे अहम चीज़ है कि आपको मिडिल ऑर्डर में एक तो इनिंग बनानी पड़ती है, उसके बाद चार्ज करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास फिनिशर कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पिछले 4-5 साल से जब से अब्दुल रज़ाक रिटायर हुए हैं, फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। सपोज पाकिस्तान अगर चेस करता है तो चेस करते हुए फिर आपको आखिरी ओवर्स में, या अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको आखिरी ओवर्स में तेजी से रन्स करने पड़ते हैं, एक फिनिशर अच्छा चाहिए होता है। वो फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या हैं, या न्यूजीलैंड के खिलाफ मिचेल हैं, या इंग्लैंड के खिलाफ उनके बैट्समैन हैं ब्रुक हैं, जो अच्छा फिनिश कर लेते हैं। तो फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। ये सब एक पाकिस्तान का वीकनेस है, एक अच्छा ओपनर और एक अच्छा फिनिशर। यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, आपने फिनिशिंग के हवाले से बात की। अच्छा हैदर साहब, आपको लगता है कि हमारे पास, हम शायद जब हमने इंग्लैंड की टीम के हवाले से बात की, या इवन हमने साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से बात की, कि जब उनकी ए टीम के कुछ प्लेयर्स नहीं थे तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर एक पूरी टीम तैयार थी, जो कि शायद उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आई थी, या जैसे भी उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी और उन्होंने यूटिलाइज़ किया। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में, डू यू थिंक कि वी हैव अ टीम, या हमारे पास ऐसे कोई क्लास के प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको अल्लाह ना करे एंड टाइम, जैसे हम साइम अयूब के एक धचके की बात करते हैं और आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, अगर साइम नहीं है तो उनकी जगह अल्टरनेट पे हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि एंड मोमेंट पे भी हमें कोई चेंज करना पड़े, वी हैव अ बैकअप प्लान। डू यू थिंक वी हैव इट? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है पाकिस्तान के पास बैकअप प्लान। इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल में जो पुराने प्लेयर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है कि अब हम, जब पाकिस्तान स्पिन बॉलर्स को नहीं खेल पा रहा था तो सरफराज को दोबारा लाने की बात कर रहे थे। ये आपका फेलियर है कि आपका एक प्लेयर जो है 4-5 साल से टीम में नहीं है और उसको फिर दोबारा लाने की बात कर रहे हैं कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता है। पाकिस्तान ने अपना बैकअप प्लान नहीं बनाया है और मुझे नहीं नज़र आता है। कहते हैं कि हमारा बैकअप प्लान है, लेकिन अगर बैकअप प्लान हो तो आपने हुरैरा को ओपनिंग कराई और वो नहीं खेल पाए। और ठीक है, स्पिन विकेट पर खेलना मुश्किल था, लेकिन शॉट सिलेक्शन उनका बहुत ख़राब है। तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो पाकिस्तान के पास हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको टैलेंट के साथ शॉट सिलेक्शन आपको बड़ा ज़रूरी होता है। उसके साथ आपके अंदर टेम्परामेंट बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान का जो इस वक्त जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके पास दो चीज़ें नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है और उनके पास शॉट सिलेक्शन जो है अच्छा नहीं है। और ये मेंटल अप्रोच होती है। मेंटल अप्रोच में जो बैट्समैन होता है उसको विकेट के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे बॉलर्स जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। ये हमारे पास बहुत कमी है। जैसे अगर आप देखें आखिरी इनिंग में जो पाकिस्तान के बैट्समैन जिस तरह आउट हुए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वहाँ हमें साफ नज़र आया कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो एक ही तर्ज पे खेलना चाहते थे और वहाँ पे उनको नाकामी हुई। अगर यही चीज़ आपको वनडे में सामने आ गई, कहीं पे खेलते हुए कहीं पे आपको अगर पिचेस जो हैं वो आपके मददगार नहीं मिली तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे क्रिकेट मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हमारे ये 12, 13, 14, 15 लड़के जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहे हैं, क्या यही सिर्फ क्रिकेटर हैं और बाकी जो 200-300 लोग खेल रहे हैं उनके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। और उसमें हैदर साहब, डोंट यू थिंक कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी और एनालिस्ट यही बात करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम वहाँ से अच्छे प्लेयर्स को अगर ग्रूम करके लेकर आएँ तो वो बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें उसका रोल भी है? देखिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो इदारों की टीमें हैं या रीजन्स की टीमें उनमें प्लेयर्स हैं। नहीं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट पे होता है। हमारे जितने भी बड़े प्लेयर्स माजी में आए थे, जावेद मियां थे, इंजमाम उल हक थे, इमरान खान थे, या माजिद खान, आसिफ इकबाल, ये सब लोग जो हैं क्लब क्रिकेट से आए थे। हनीफ मोहम्मद थे, ये सब क्लब क्रिकेट से आए थे और उसके बाद फिर वो ऊपर आके पाकिस्तान टीम में उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अब इस वक्त जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं वो क्लब क्रिकेट से नहीं आ रहे बल्कि फ्रेंचाइज क्रिकेट से आ रहे हैं या टेप बॉल क्रिकेट से आ रहे हैं।
अगर ऐसे आप क्रिकेटर्स लाएंगे वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जब इंटरनेशनल लेवल पे आप वो जाते हैं वहाँ पे उनको अलग एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ वो नहीं खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप डोमेस्टिक को कामयाब करना चाहते हैं, आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट को रिवाइव करें, अदरवाइज आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा। आप चाहे इदारों की टीमों में, डिपार्टमेंटल टीम्स में या रीजन्स की टीम में जितने प्लेयर्स भर दें, लेकिन उनकी बेसिक टेक्निक जो है वो बहुत ख़राब है। इस वक्त मुझे पाकिस्तान में डोमेस्टिक में अभी पेट्रस ट्रॉफी चल रही है, ग्रेड 2 क्रिकेट या ग्रेड 1 क्रिकेट, उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैंने उनको कुछ मैचेस देखे हैं, उसमें डबल सेंचुरी एक लड़के ने की है कल, लेकिन उसकी टेक्निक बहुत ख़राब है डबल सेंचुरी करने के बावजूद, क्योंकि टेक्निक के ऊपर काम नहीं होता है। यहाँ पे जो रन्स कर लेता है, जिसका नाम आ जाता है, जिसकी तस्वीर आ जाती है, उसे फौरन पाकिस्तान टीम में ले लिया जाता है। ऐसा नहीं करें प्लीज़, आप टेक्निक पे काम करें। आप देखें उस्मान खान को आप लेकर आए कि उसने पीएसएल में रन्स किए थे, लेकिन टेक्निकली उसमें बहुत कमजोरियां थी, वो नाकाम हो गया। ये चीज़ें पाकिस्तान मैनेजमेंट को समझना होगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा एनालिसिस दिया हमें। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जी हम बात कर रहे थे, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो तैयारियां हैं, हमने आपको लाहौर का जो कद्दाफ़ी स्टेडियम है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, रेनोवेशन का काम है, इस हवाले से तो बताया, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की जो तामीर नौ है या ताज़ीन व आराइश है, उस पर भी काम हो रहा है और फाइनल फेज़ में दाखिल हो चुका है। 31 जनवरी तक की जी डेडलाइन है, और अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ 19 फरवरी से होता है तो उससे कबल तैयारी के लिए लाहौर और कराची में एक ट्रायलिटल सीरीज़ के हवाले से भी कहा जा रहा है, टूर्नामेंट के हवाले से कहा जा रहा है। तो कराची स्टेडियम में जी क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है, किस तरह से इसको रेनोवेट किया जा रहा है, हमारे नुमाइंदे मासूम अली बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के आगाज़ में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी जो तामीराती काम था वो भी अब अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा था वो कंप्लीट कर दिया गया है और उसके अंदर अब तज़ीनो आराइश और रंग रोगन का काम जो है वो इस वक्त जारी है। अगर हम बात करें बाकी काम के हवाले से तो स्टेडियम के अंदर जो लाइटिंग थी, लाइट्स जो लगाए गए थे उसे तब्दील किया जा रहा है। ये हम देख सकते हैं कि फ्रेम्स जो है वो हटा दिए गए थे अब से कुछ वक्त पहले, लेकिन अब फ्रेम को जो है वो वापस लगा दिया गया है, जिसके बाद अब एलईडी लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी और उसके अलावा जो इंक्लोजर था उसे भी जो है वो अब तब्दील किया जाएगा और उसके अंदर जो कुर्सियाँ लगाने का काम जो है वो भी जारी है और उस इंक्लोजर में अब शायकीन जो है वो बैठ सकते हैं। उधर भी बैठने की शायकीन की जो जगह जो है वो अब बन गई है और बाकी जो ख़राब कुर्सियाँ हैं उन्हें बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है और दीगर कुर्सियों के ऊपर भी जो है वो रंग रोगन का काम जारी है। और एलईडी स्क्रीन जो थी वो पहले बड़ी मुश्किलात होती थी शायकीनों को मैच देखने में, क्योंकि एलईडी स्क्रीन का जो स्कोर था वो सही वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आता था। अब एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है और वो भी ऊंचाई वाली जगह पे नस्ब की जाएगी जहां से शायकीनों को मैच देखने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक बड़े इशू की जो कि कराची में स्टेडियम में ख़ास तौर पर देखा जाता था कि पहले जो है वो जालियाँ लगी हुई थी जिससे मैच का व्यू जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता था और शायकीनों का जो है ख़ास तौर पर हमें एतराज़ करता हुआ नज़र आते थे शायकीन। लेकिन अब जो है उसके बदले दूसरे जाले लगाए गए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे फ़र्क जो है आप देख सकते हैं कि पहले जो जालियाँ थी उससे मैच का व्यू किस तरह से आता था, लेकिन अब जो जाले हैं वो काफ़ी उसके बरक्स हैं, उसका व्यू जो है वो पहले से कई हद तक बेहतर हो चुका है। अब शायकीन जो मैच देखने के लिए कराची नेशनल स्टेडियम में आएंगे उन्हें एक बेहतर व्यू मिल सकेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो शायकीन अंदर जो काम का सिलसिला जो है वो भी जारी है। उसके अलावा फ्रेम जो है वो लाइटिंग के लिए वो लगा दी गई है। अब से कुछ टाइम बाद एलईडी लाइट्स जो है वो लगा दी जाएंगी और जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि एलईडी स्क्रीन का काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो जालियाँ काम जो हम बता रहा था मैं आपको वो भी टोटल जो है 70 से 80% जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी अपना काम जो है मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लेयर्स की बैठने की जगह है और उसके अलावा जो है ब्रॉडकास्टर रूम्स बनाया गया है और उसके अलावा मीडिया सेल जो है वो बनाया गया है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच जो है वो 19 फरवरी को पहला खेला जाएगा जो कि कराची में होगा और जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। शायकीन का जो है वो उबल कर आ रहा है और शायकीन का ये कहना है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में मैच हो और वो अपने फेवरेट्स खिलाड़ी को ख़ुद यहाँ पर आकर देखें और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो होम ग्राउंड पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए और एक बार फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान में ही आए। जी
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको कराची लिए चलते हैं, जहां सिंध की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जामियात हैं, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स लगाने और उसकी जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने के हवाले से जो तरमीमी बिल है उसके ख़िलाफ़ उसातिज़ा का एहतजाज जो है वह दूसरे रोज़ दाखिल हो चुका है, और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई का खर्च भी हो रहा है और वो खासे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि तलबा और तालिबात का क्या कहना है। जी मुजम्मिल। सिंध की सरकारी जामियात में तजदीद अमल का बायकाट दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। इस हफ्ते गुज़श्ता हफ्ते जो क्लासेस नहीं हुई है उसकी वजह से तलबा और तालिबात का कितना नुकसान हुआ है। आज जो है फवासा ने ऐलान किया कि पीर और मंगल के रोज़ भी क्लासेस नहीं होंगी। मंगल के रोज़ वो कराची प्रेस क्लब पे तमाम सिंध की जामियात के असातिज़ा को जमा करेंगे, फिर अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया कराची में और जानने की कोशिश करते हैं कि तलबा और तालिबात का कितना नुकसान हो रहा है। आप में से कोई मुझे बताएगा आपकी क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर या नहीं हो रही? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोई रश वश है नहीं वहाँ पर, और यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक तो है, आप समझते नहीं कि आपको नुकसान हो रहा है तालीम? ऑब्वियसली बिल्कुल नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही क्लास हो रही है और उसके अलावा हमारी कोई भी क्लास नहीं हो रही, जिसमें से हमारा टाइम और जो है ना क्या नाम है कन्वेंस का भी सबसे बड़ा इशू हो रहा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अभी रमज़ान आने वाला है, ठीक है, और रमज़ान में तो वैसे भी क्लासेस का नहीं होना है और उसके बाद हमारे पेपर होने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है ना तालीम तो हो नहीं रहा। अच्छा बेटा, आप बताइएगा कि क्लासेस हो रही हैं? सिर्फ विजिटिंग टीचर्स की हो रही हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो कि यूनियन में शामिल हैं, इस तहरीक का हिस्सा है, उनकी नहीं हो रही हैं। तो आप नहीं समझती कि नुकसान हो रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है, पूरा हमारा सेमेस्टर इसी तरह चले जाएगा, फिर एंड में कोर्स का बटन आएगा जब वो कवर कराएंगे, लेकिन हम पे भी तो है ना कि हमें भी तैयारी करनी है, पेपर्स में हम पे बटन आएगा। बेटा आपकी क्लासेस हो रही हैं? नहीं सर, हमारी भी नहीं हो रही है। हम लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी हार्डली एक क्लास होती है, उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। हम लोग टीचर्स को बोल भी रहे हैं कि हमें क्लासेस करें, वी वांट टू स्टडी ओवर हियर ना, वी आर कमिंग हियर टू स्टडी, बट लेकिन हमें क्लासेस होके ही नहीं दे रही हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा, आप बताइएगा आपकी क्लासेस हो रही है? जी हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही हैं, बट बाय चांस कोई ना कोई एंड टाइम पर कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग आते हैं लेकिन फिर भी। अच्छा, ओवरऑल आप लोग ये समझते हैं कि बाइकाट से जो है वो आपकी हर्जा हो रहा है? जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑब्वियसली बात है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं है यूनिवर्सिटी के हवाले से ना, हम लोग सब फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, तो मोस्टली हमारा ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कोई टीचर्स नहीं अवेलेबल हमारे पास, कोई गाइडेंस के लिए अवेलेबल। हुकूमत सिंध से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नुकसान हो रहा है और इसका जाहिर सी बात है इसका स्ट्राइक का तरीका बदला जाए, स्टूडेंट पे इसका कोई बटन ना आए या स्टूडेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। जी बिल्कुल, देखें जो तलबा और तलबात है उनका यही कहना है कि जो इस हड़ताल है या बाइकाट जो किया गया है इसका तरीक़ेकार बदला जाए, तलबा और तलबात की तालीम का हर्जा ना हो। और हुकूमत सिंध से ही मुताला कर रहे हैं कि वो असातिज़ा के साथ मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से डील करें ताकि तलबा की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो सके। जी थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट करते हैं। जनाब, अब एशिया की सबसे बड़ी जो गला मंडी है वहाँ सहूलियात की कमी का शिकार वो नज़र आ रही है, जिसके बायस जो कारोबारी अफराद हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना है। इस गला मंडी को जी एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी क्यों माना जाता है, इसमें कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितने बैंक्स हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं फयाज़ अली, वो बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फयाज़ अली रामी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी हारूनाबाद में। अगर गला मंडी हारूनाबाद की बात करूँ तो इसको नकदी कारोबार के हवाले से एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी माना जाता है। अगर इसके अंदरून में बैंकों की बात करूँ तो 12 से 14 बैंकें यहाँ पर काम कर रही हैं, मगर अगर सहूलियात की बात करें तो सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कार्टन इंजीनियर एसोसिएशन के सदर मियाँ इमरान साहब, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, इतना बड़ा टैक्स देते हैं, अरबों रुपए गवर्नमेंट को गला मंडी यहाँ पे कमा के दे रही है, मगर यहाँ पर अगर सहूलियत की बात करें तो रोड भी टूटे हुए हैं, सीवरेज का भी इंतजाम नहीं है। इस हवाले से आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमने आवाज़, अभी ताज़ा इलेक्शन हुए हैं हमारे, कोई 30 साल में पहले प्रेसिडेंट रहा हूँ विदाउट इलेक्शन, मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो इस दफ़े इलेक्शन हुआ हूँ मैं, अभी थोड़ी देर ही हुई है, जीत के आया हूँ, तो हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये तमाम मसलों का हल निकाल लेंगे। मियां साहब, माना जाता है कि इस मुल्क का जो कानून है वो अफलातून ने कहा था कि ये एक जाला है जिसमें छोटे परिंदे फंस जाते हैं मगर बड़े मगरमच्छ इसको फाड़ के चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस गला मंडी में बड़े बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं, मगर वो अगर अपनी गला मंडी का काम नहीं करवा सकते तो ये तो एक परेशान कुन बात है। इसमें बड़ी हैरानगी की वाली बात है। आप मार्केट कमेटी को और दूसरी चीज़ों को इस पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सच्ची बात तो ये काम है MP और MNS का, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे वो भी दोस्त हैं, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे तमाम मसले आते हैं। आपके ख्याल में कितना टैक्स यहाँ पे गला मंडी हारूनाबाद से जा रहा है गवर्नमेंट को? अरबों रुपए है। कितनी कार्टन फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं?
42। और राइस मिल्स 15। और अगर बात करें आपके सराउंडिंग से या पूरे ज़िला बहावलनगर या पंजाब की, तो इतनी कॉटन और इतनी कपास किसी भी मंडी में नहीं आती होगी। ये पाकिस्तान की बड़ी तरीन मंडियों में से एक है, बल्कि एशिया की बड़ी मंडी है। तो आप कोई ऐसा आखिर में ये मैसेज देना चाहेंगे मार्केट कमेटी को या मुकामी इंतज़ामिया और मुकामी सियासी रहनुमाओं से कि इस गल्ला मंडी को के मतलब को सोचा जाए? बिल्कुल कहेंगे, हम MNA से भी मिलेंगे, MP साहब से भी मिलेंगे, और गल्ला मंडी के भी जो अफसरान हैं और गवर्नमेंट को भी मैसेज भेजेंगे, टेलीग्राम करेंगे कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारा मसला ये हल हो। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना प्रेसिडेंट कॉटन जीनर्स एसोसिएशन मियां इमरान साहब ने भी ये कहा, और उन्होंने इस वीडियो के वसीला से तवज्जुह से ये पैगाम दिया कि इतनी बड़ी गल्ला मंडी को लावारिस ना छोड़ा जाए। कि वो गल्ला मंडी है जो कि हज़ारों लोग इससे वाबस्ता हैं, हज़ारों लोगों के चूल्हे यहाँ से चलते हैं, और अगर इसकी सड़कों की सीवरेज की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है। लिहाजा इस गल्ला मंडी के कामों के जो सहूलियत का फुकदान है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए और इनकी सड़कों की मरम्मत और सीवरेज के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर किया जाए। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और अब आपको पता है कि ये वाला जो आर होता है इसमें हमारी लाउंज डिस्कशन होती है, और हम इसमें जो बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को केटर करते हैं। आज जी हमारे साथ जो पहली मेहमान है, आपको पता है हमारे यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, फ्लावर अरेंजमेंट हो, विद टाइम इसके हवाले से अवेयरनेस भी आ रही है, और बहुत ज़बरदस्त लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो आपकी शादी हो, स्पेशल इवेंट्स हो, आपके घर हों, उनको बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाते हैं। और फूल तो वैसे ही हमेशा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर उनकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई हो तो वो आपकी जो एम्बियंस है या एनवायरनमेंट है उसमें चार चांद लगा देते हैं। आज हमारे साथ जी ज़हरा असलम साहिबा मौजूद हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करती हैं, वेडिंग प्लानर हैं, और इनका जो एक फ्लोरिस्ट भी हैं। ज़ाहिर है इनकी अपनी एक शॉप भी है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ्लावर अरेंजमेंट्स आपको मिलती हैं, बुकेज़ मिलते हैं, जो कि आज ही हमारे सेट के लिए भी लेकर आई हैं। कुछ ड्राई अरेंजमेंट्स वाली चीज़ें हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ जी हमारे साथ जो आज एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, बेसिकली इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इनका शौक़ था या पैशन था वो फ़ोटोग्राफी था, क्योंकि इनको ट्रैवल करने का शौक़ था। इन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान अपने शौक़ को बहुत ज़्यादा जो कि एक्सपीरियंस भी किया, उसमें इनको स्किल भी हो गई, और अब ये प्रोफेशनली भी फ़ोटोग्राफी करते हैं। तैमूर सईद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी तैमूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ साथ जी आपको पता है किचन के अंदर आज हमारे क्या बन रहा है। वैसे तो ये शेफ़ हमारे पास पहले आ चुके हैं, और मैंने इनसे ऑफर भी ये सवाल किया कि आप तो हलवा बॉय के नाम से जाने जाते हैं, तो आज आप क्या बना रहे हैं? तो ये सेट कि हम पास्ता बना रहे हैं। एहसन खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। एहसन आप, मुझे तो लगता था सिर्फ हलवा ही बनाते हैं, तो आप तो आज पास्ता बना रहे हैं, ये कैसे? बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो कुछ न्यू लेके आऊँ, क्योंकि हमारा काम यही है, शेफ़ हैं तो सिर्फ हलवे के नाम से तो नहीं जान जा सकता। ज़बरदस्त, नहीं डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत वास्ट होंगी। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप जो पास्ता है वो कौन सा पास्ता बना रहे हैं? ये बेसिकली है स्पाइसी चिकन पास्ता। स्पाइसी चिकन पास्ता, ओके। आप अपना काम कंटिन्यू करें, मीनवाइल हम अपने बाकी गेस्ट से डिस्कशन करते हैं। अच्छा ज़हरा साहिबा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपका काम है, वी हैव सीन योर वर्क। थोड़ा सा हमें अपने इस जर्नी को हमें एक्सपीरियंस कराएं, कब स्टार्ट हुआ ये जो डिज़ाइनिंग है, फिर फ्लावर अरेंजमेंट है, वेडिंग प्लानिंग है? ये जी बहुत ही अल्लाह के एहसान से लंबा सफ़र है। माशाल्लाह। आई क्वालिफाइड इन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ। डिग्री हासिल करने से पहले ही शादी हो गई, बेटी हो गई, मगर मुझे फिर बेटा माशाल्लाह, मगर मुझे क्योंकि ये पैशन था तो मैरिड लाइफ के साथ साथ फिर आप इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कोई मेरे ख्याल है 32 years ago आई स्टार्टेड डूइंग इंटीरियर्स फॉर्मली। फॉर्मली मीन्स के माशाल्लाह प्रेसिडेंसी तक भी हम पहुंच गए अल्लाह के एहसान से, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, फिर बहुत सारे मेसेस, क्लब्स, घर। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मगर एक दिन क्या हुआ जिसको आप कहते हैं ना लेबर ऑफ लव। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी बेटी का नाम है जोफीन, आई होप यू आर हियरिंग मी। उन्होंने कहा जी इनकी शादी सजा दें। मैंने कहा जी शादी सजा दें, मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, शादियाँ कैसे सजाते?
हमें नहीं पता आंटी, आप करें जो करना है। ओह वाओ। और आंटी पे पड़ गई। तो हमने बहुत इंटरेस्टिंगली क्रेप पेपर के इतने बड़े, वो माशाल्लाह 5-6 बहनें, तो क्रेप पेपर के फूल बनाए विद गोल्डन सेंटर्स एंड सिल्वर सेंटर्स, और मेहंदी में हमने उनकी पाम के पत्तों के साथ वो फूल लगाए। इट वाज लाइक एन आई ओपनर। जो आ रहा था वो जॉ ड्रॉपिंग, क्योंकि इतने माशाल्लाह बहनें उनको फूल सिखा दी, उनकी फ्रेंड्स थी, तो इतना बड़ा कमरा शायद जितना आपका है वो फूलों से भर गया। इतने बड़े बड़े क्रेप पेपर के फूल, छोटे छोटे पाम के पत्तों के साथ उनको लगाया। अब मैं सोचूं कि इसमें कुछ ब्लिंग होना चाहिए, क्या करें। बाज़ार गई, वो कूलर वाले होते हैं ना, तो उनकी वो एक पुआल सी होती है लंबी लंबी, उसको गोल्ड स्प्रे करके नीचे टांग दिया। अरे वाह। अब जी वो फिर अब इन्हें लगाएं कहाँ, आधी रात शाम से जाके ढूंढ ढूंढ के, वो ट्रेलिसेस होती थी बागों में लगाते हैं ना क्रिस क्रॉस, बहुत खूबसूरत लगती है, वो बांस की ठुकवाई 12-12, 14-14 फुट की 5-6, उन पे वो सारे फूल लगा दिए। क्या बात है। वो बस नो गोइंग बैक, इट्स बीन, अब तो मैंने माशाल्लाह अल्लाह के एहसान से 2nd जनरेशन वेडिंग सजाई है। ओह लवली लवली। इट्स फनी बट अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची की शादी की, अब उसकी बेटी की शादी भी सजा चुके हैं। क्या बात है। इट्स अ वेरी लॉन्ग बट अ ब्यूटिफुल जर्नी। डॉक्टर जावेद अमार हॉस्पिटल के होने थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मैं उनकी बेटी का काम कर रही थी और मैं बहुत इन्हमाक से करती हूँ, लाइक आई गो क्रेजी माई सेल्फ। एक फूल गड़बड़ है, निकाल दो, इतना बड़ा नहीं होता, वो इतना बड़ा होता है 100 फुट का। तो डॉक्टर साहब मेरे पास आ गए, बहुत नफीस इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस दे। कहते हैं बहन, वी बोथ वर्क वेरी हार्ड, you deal with people's best moments, I deal with people's worst moments. डॉक्टर थे ना, तो वो गम की कहानी डॉक्टर्स के साथ होती है और हमारे साथ माशाल्लाह सिर्फ खुशी की कहानियाँ होती हैं। माशाल्लाह, that's a blessing ज़ारा साहिबा, I guess। अच्छा मुझे ये बताएं, what time आप लोगों को शौक, इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट हो गए हैं। इवन व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, लोगों का होता है दिल कि हमारी वेडिंग बेस्ट हो, फ्लावर्स हो, फ्रेश फ्लावर्स हो। आपने जिससे से स्टार्ट में कहा कि आपका पहला जो एक्सपीरियंस था वो आपने आर्टिफिशियल क्रेप पेपर के फ्लावर्स के साथ किया, बट नाउ पीपल प्रेफर कि वो फ्रेश फ्लावर्स की अरेंजमेंट्स को करें। जी बिल्कुल। नो बट अलॉन्ग विद दैट आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेश गेंदा। ओह लवली। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश गेंदा लड़ियाँ जी। और मैं आई एम वन ऑफ द पायनियर्स एंड आई यूज्ड टू ओनली डू फ्रेश फ्लावर्स इन माई वेडिंग्स। पिछले 5 साल पहले तक सिर्फ फ्रेश करते थे और मुझे ड्राई करना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स करना बड़ा मुश्किल लगता है, मगर इकोनॉमी को देखते हुए और कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट को देखते हुए हम फिर जक्सटपोज कर देते हैं अ ब्लेंड ऑफ फ्रेश एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो वो खूबसूरत लगता है। मगर मैं अभी भी इवेंट प्लानर्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, मैं कहूँगी कि आप लोग कम से कम पत्ते ही फ्रेश और धुले हुए और नीट और क्लीन ज़रूर ऐड करें, तो आपके वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स में एक जान पड़ जाती है। You're so right. It's very important. And the other thing which is very important is कि आपकी जो ब्राइड है ना और ग्रूम है, सारी लाइट्स जो है ना वो पीछे डाल देते हैं फूलों पे, which makes it very difficult. Lighting should be very good on the bride and groom. और फूलों पे ज़रा सबड्यूड लाइट होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ज़ारा साहिबा से और भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ तैमूर भी मौजूद है। तैमूर, आपका जर्नी एज अ सिविल इंजीनियर और उसके बाद आप फोटोग्राफी कैसे चल रहा है? फादर मेरे थे ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उन्होंने कहा कि बस जो आपको फील्ड चूज़ करनी है करो। तो उस वक़्त कोई ज़हन में नहीं था, तो इंजीनियरिंग में घुस गए हम। इंजीनियरिंग की तो फील्ड में भी नहीं जा सके, तो अब्बू ने कहा कि बस मेरे साथ, उन्होंने आप आ जाओ, मैं आपको ट्रेन करूँगा एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो बस उसमें फिर अब्बू ने एक डिज़ाइन हाउस बनाया जो कि अभी तक चल रहा है। तो फॉर 4 years उनसे ट्रेनिंग ली मैंने, और क्योंकि बचपन से माहौल ही आर्टिस्ट माहौल था घर में सारा, तो कैमरा की भी सहूलत बचपन से थी, अवेलेबल थी।
तो उसमें अब्बू का कैमरा कभी चोरी कर लिया, कभी ले गए दोस्तों के साथ, तो उसमें काफ़ी डांट वगैरह भी पड़ती थी, लेकिन घूमने का बहुत शौक़ था, तो नेचर के मोमेंट्स कैप्चर करने का शौक़ था, तो वो ले जाते थे। फिर फ़ोटोग्राफ़ी में फिर फ्रेंड्स बहुत करते थे, क्योंकि मेरा फ़ोटोग्राफ़ी में जो है वो हाथ काफ़ी अच्छा था, तो फ्रेंड्स काफ़ी कहते थे कि जी हमारा फ़ोटोशूट कर दो। तो उसमें फिर उनका फ़ोटोशूट करता था। कभी इस चीज़ को प्रोफेशनली सोचा ही नहीं कि इतना स्किल है। तो अच्छा, सॉरी तैमूर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपका जो काम इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रहा है मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये क्योंकि इसको मैंने अभी परस्यू किया वाइल्ड लाइफ को। हाँ जी, रिसेंटली। वैसे तो मुझे नेचर के मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर करने का शौक़ था। तो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन आगा शराज, आप शोबिज़ इंडस्ट्री में ही हैं, तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी जो है मेरी, उनका वैसे ही एक रैंडम फ़ोटोशूट मैंने उनको ऑफ़र किया था। इज़ लाइक ओके लेट्स गो। उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर में, तो मैंने एक रैंडम उनकी क्लिक शॉट की मैंने उसके। तो ही वाज लाइक इज़ इट योर वर्क? मैं कहा यस। ही वाज रियली इंस्पायर्ड। उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे जब पिक्चर लगाई तो बहुत उनको एप्रिसिएशन मिली। तो ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू गो प्रोफेशनल? फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू इट ना। तो फिर मैंने अपना गियर इकट्ठा किया और आई वेंट प्रोफेशनल। लवली। तो अभी आप 2-3 सालों से प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अभी इवेंट फोटोग्राफी में भी मैं घुसने का सोच रहा हूँ। तो बस इस तरह है। कितना डाइवर्स होता है ज़ाहिर है इवेंट फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ, उसके बाद फिर आपने पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, नेचर, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको कैप्चर करना होता है। टेक्निकलिटी वाइज भी ये डिफरेंट होता है। ट्रैवल करते हुए बस मुझे नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से पिक्चर अच्छी आ सकती है, ये क्लिक करना चाहिए, मतलब वो एक आपका जो है परसेप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऊपर से कैमरे पे हाथ सेट होता है, बस कैमरा निकाला, क्लिक ले ली, तो बाकी काम फिर एडिटिंग का होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, किचन में क्या बन रहा है प्लीज़ हमें बता दें, साथ साथ क्या चल रहा है? एहसन जी, ये चिकन मैंने क्रम करके रख दिया है और पास्ता मेरा बॉईल हो गया है। बाकी ठीक है। और इसमें आप सॉसेस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें वाइट सॉस है। वाइट सॉस कर रहे हैं। ओके लवली। अच्छा ज़रा साहिबा, हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट। आई रिमेंबर कि मेरी जो कज़न्स होती थी जब वो होम इकनॉमिक्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाया करती थी, तो दे यूज़ टू क्रिएट सच पीसेस जो अभी मैं बहुत खूबसूरत देख रही हूँ, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट है। उनका काम भी इसी तरह से होता था, उनको सिखाई जाती थी ये टेक्निक्स और सारा कुछ। अब तो फ्रेश फ्लावर्स की जैसे हमने बात की, ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है करना ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट? जी बेटा, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स जो है ना उसकी बहुत डिमांड है, और प्रोफेशनली जो लोग कोई ख़ास कर नहीं रहा, क्योंकि उसकी एक डिफरेंट समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट रन ऑफ द मिल, वो भी हम करते हैं। हमारी शॉप पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। शॉप इन मॉडल टाउन, डी ब्लॉक, बिहाइंड द बस स्टॉप। यानी कि बस स्टॉप पे जब आप पहुँचे डी ब्लॉक के, और लेडीज़ क्लब है, हमारी बैक उधर है, उधर से आप यू टर्न लेंगे, हमारी शॉप पे आ जाएंगे, और बस स्टॉप से पैदल भी निकल के आ सकते हैं। 1 मिनट, लाइक इट्स वॉकिंग डिस्टेंस, राइट? नो वॉकिंग डिस्टेंस क्या, 100 गज भी नहीं। अच्छा, ओके। तो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स का ये फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा करते हैं और वो फिर आपके रहते हैं। और हम ये भी प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप हमें वापस दे दें 2 साल बाद, हमारी टीम उनको खोल के रिफ़्रेश करके और बिल्कुल नया करके आपको वापस दे देगी। अरे वाह। और वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, which is the most important thing in my life, that I belong to an army family, and Allah give Jannat Firdaus to my parents. My mother taught me the first flower. मैं क्लास 5 में थी और एक कंपटीशन था स्कूल में, और अम्मा ने सिखाया और डर लग रहा था, तो वो स्केच बना के बैग में छुपा लिया, उसको निकाल के लगाते जाते थे। I got the first prize in class 5, and my mother in all the army messes she used to teach flower arranging. वो सिखाती थी जाके सब फौजियों की लेडीज़ को, और बहुत खूबसूरत चीज़ एक हुआ करती थी कि फिर ये सब लेडीज़ मिल के बनाती थी,
और फिर एक बहुत बड़ा मीना बाज़ार होता था और शोहदा की वाइफ्स के लिए वो फंड्स जाते थे। ओह वाह, ये अभी भी होता है माशाल्लाह। शोहदा की वाइफ्स के लिए बहुत फंड रेजिंग होती है। तो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स का फ़ायदा ये एक दफ़ा बना लिया, रख लिया, और इकोनॉमिकल भी होता है और फ़र्क भी होता है। तो ज़ाहिर है एवरी इंटीरियर डज नीड अ नाइस ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट। लवली। ज़ाहिर साहिबा, आपकी अब तक की, वैसे तो एक आर्टिस्ट जब भी कोई काम कर रहा होता है उसका हर काम वो फुल डेडिकेशन से करता है, बट होता है ना कुछ बहुत फेवरेट काम होता है कि अच्छा ये चीज़ या ये वेडिंग मैंने जो प्लान की थी इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग थी, बट मेरे लिए जो उसका आउटपुट था वो बड़ा अच्छा था। वो ऐसी कौन सी वेडिंग थी, इवेंट था जो आप हमारे साथ शेयर करें? देखिए, जो बहुत द लार्जेस्ट स्केल जब होता है आपके पास बजट का, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा वो हो जाता है मार्जिन खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मगर जो मैंने एक बहुत एंजॉय की, मुझे एक बच्ची ने कहा कि मुझे ना वाटरफॉल चाहिए, वाटरफॉल चाहिए। वो बहुत बड़ा चैलेंज था। आई विश कि आप मुझे बताते तो मैं अपना आईपैड ले आती, वो वाटरफॉल चलती हुई ने भी आपके, मैं अभी फ़ोन में हो तो आपको दिखा भी दें। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे याद है कि वो एक और जब वो चला तो वो पानी पीछे से था एंड द बिग बिग ग्लास स्क्रीन्स, कभी हम आपके लगा के दिखाएंगे। वो जब चल रहा था पानी तो लोग बहुत फैसिनेट हो रहे थे। और खोसा साहब और मुसर्रत हमारे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त थे, तो भाई ने भी मुझे यूँ टच करके कहा चल कहाँ से रहा है पानी, मैंने कहा जी जादू से। तो वो इतना फैसिनेटिंग था कि वो मोटर चली और चल गया, और फिर ये खौफ कि कहीं मोटर रुक ना जाए, पानी रुक ना जाए, तो हम बैकअप मोटर्स रखते हैं। हुआ ऐसे भी कि आपको पता है फ्लक्चुएशन होती है, तो एक मोटर रुक गई तो वो जल्दी से विदिन 2-3 मिनट्स हमारी नई मोटर लग के पानी दोबारा चल गया। वो बहुत फैसिनेटिंग था बेटा। और कई दफ़ा ऐसे होता है, हमें अल्लाह ताला जब नवाजते हैं हमें वापस देना ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक बच्ची आई अपनी वालदा के साथ, मेरे ऑफिस में बैठी हुई थी, और मेरे मैनेजर ने उनको एक फ़िगर बता दिया कि ये फ़िगर है हमारा। तो वो बच्ची का कुछ चेहरा बुझ सा गया। तो मैंने एकदम बच्ची से पूछा बेटे आप मुझे अपना बता दें। तो उसने जो मुझे बताया तो वो हमारे एक जो बेंच लाइन होती है उससे बहुत नीचे था। मैंने कहा अच्छा बेटे आप चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। उसने मुझे कोई इतनी बड़ी एक तस्वीर दिखाई जिसमें 2 फीट बाय 3 फीट के रोज़ेस स्टडेड थे, यानी स्टडेड का मतलब है पूरी वो दीवार सी फ्रेश रोज़ेस की रेड की बनी हुई थी। मैंने अपनी टीम को ये कहा कि आज आपने अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए काम करना है और बच्ची से दुआएं लेनी है। तो वो बच्ची का पार्लर से मुझे फ़ोन आया रोते हुए कि मेरी बहन वहाँ गई है और वो तो आंटी इतना एलैबरेट है। मैंने कहा बेटी खुश रहो, एंजॉय करो। वाओ। और उसके साथ जब अल्लाह आपको नवाजना चाहे तो ऐसे हुआ कि जिस जगह वो हो रहा था, इट वाज इन वन ऑफ द टॉप होटल्स, तो उनके मैनेजर ने बोला मेरे मैनेजर को कि मेरी बहन की कल शादी है, क्या ये स्क्रीन मुझे मिल जाएंगे। मैंने अपने मैनेजर को कहा जितना कुछ भी आप ट्रक में रख के उनकी बहन की शादी के लिए तोहफ़तन भेज सकते हैं भेज दें। क्या बात है। तो उस एक इवेंट में 2 खुशियाँ थी। क्या बात और है। मेरे लिए, और बेटा ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस की मैं बोर्ड मेंबर हूँ और मेरे हस्बैंड भी, देर ओनली 17 इन द कंट्री, हमारे 50 ईयर्स हो रहे हैं। और होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी आई एम अ मेंबर। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप अपने काम के साथ ये जो साइड एस्पेक्ट आपने बताया, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव ज़ाहिरा साहिबा। और वही बात है कि जब अल्लाह ताला आपको नवाज रहा होता है, उसको कहीं नहीं, गिव बैक, यू हैव टू। जब तक देखें हम वापस नहीं देंगे। मैंने अपने फ्लोरिस्ट को फूल इस तरह सिखा दिए हैं कि मैं जब नहीं होंगी वो सिर्फ मेरे नाम को लेके और करते रहेंगे। क्या बात है। तो अपना हुनर बांट के जाए, अपने साथ ना लेके जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हमारे साथ ज़हरा साहिबा, तैमूर भी मौजूद हैं, ऐसे में मौजूद हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके हवाले से हमने सोचा था कि आज हम बात करेंगे। ऑफलोड का वर्ड आपने, ये टर्मिनोलॉजी आम रूटीन में बहुत ज़्यादा सुनी होगी। जब कोई
आप पैसेंजर फ़्लाइट की टिकट परचेस कर लेता है, एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उसको ट्रैवल की इजाज़त नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्या डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक होती है या कोई और रीज़न होती है? हाल ही में जी कराची एयरपोर्ट पर 103 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जिनमें से कुछ उम्रे के लिए जा रहे थे, कुछ वर्क वीज़ा पर थे। इमिग्रेशन टर्म्स में क्या ये ऑफलोड की टर्म का मतलब क्या होता है, रीजंस क्या होती हैं, किन वजूहात के ऊपर किया जाता है, और जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक ऑफिसर हैं FI, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी आप हमारे प्लेटफॉर्म से पहले तो ये ऑफलोडिंग का मतलब, जो कि आम टर्म में हम सुनते हैं टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब बता दें, और उसके बाद फिर हम ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछेंगे कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो किन बातों का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। देखें, ऑफलोड मींस व्हेन इमिग्रेशन ऑफिसर ऑफलोड ए पैसेंजर फ्रॉम बोर्डिंग ए प्लेन, और इसको ऑफलोड की टर्म यूज़ की जाती है। तो ऑफलोड जो है वो जैसे आपने बताया कि वो उसमें डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, उसमें कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, चाहे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में हो, उसमें वीज़ा है या उसमें पासपोर्ट है, तो उसमें उसकी वजह से होगा, या उसका कोई मोटिव ऐसा है कि जिसकी वजह से अब आजकल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है FIA ने कि कुछ ममालिक के लिए कि जब वो कश्तियाँ डूबी हैं लीबिया में और मोरक्को में, तो उसके बाद एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें तेज़ी आई कि ऑफलोड जो पैसेंजर को ऑफलोड करने में, क्योंकि बाज़ जो नॉर्मली तो उम्रा पे ग्रुप की शेप में जाती हैं, तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि उम्रा के वीज़े पे कोई बंदा जाए और मिसप्लेस हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर कोई टूर ऑपरेटर जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो उसमें अगर वो 50 बंदों को लेके जा रहा है, तो 50 में से 2, 4, 5, 10 कोई ऐसे, जैसे लास्ट टाइम जो कश्ती मोरक्को वाली थी, उसमें एक 14 साल का बच्चा भी था जो उम्रे पे गया। अब 14 साल का बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है दैट इज सस्पिशियस कि वो जा रहा है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो है अगर जो ज़ियारतों पे है, अब उसमें भी एक अभी क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी हमारी जो जैसे यूजुअली हमारे होता है कि वाज़ह नहीं होती, उसकी वजह से फिर जो है वो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और अगर पासपोर्ट किसी का वीज़ा नहीं है, जब वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़े में अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो और वो अगर इन ममालिक का नहीं है जहाँ जिनके बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, तो फिर तो उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए, अनलेस कि उसमें उसके कोई डिस्क्रिपेंसी हो। जैसे अक्सर होता है कि जो वर्क वीज़े पे लोग जाते हैं, तो वो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट जो है उसकी स्टैम्प नहीं होती, तो वो एक ऐसा जो है अदारा बनाया हुआ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कि जो भी बंदा शख्स जो है वो बैरून मुल्क जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स से वो, क्योंकि वहाँ पे वो जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर होता है, जो हमारे ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं वो वहाँ रजिस्टर होते हैं, और उनके पास पूरा डाटा होता है कि ये सीटें पहले उनसे सैंक्शन होती हैं, सैंक्शन होकर फिर आती हैं, तो वो एक गारंटी होती है कि जो वहाँ पे उनको जॉब ऑफर की जा रही है, जो उसमें उसको पैकेज दिया जा रहा है वो वही पैकेज है जो वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसको इंश्योर करने के लिए वो एक बनाया हुआ है कि ताकि वो उनका स्टैंप हो। ठीक है। तो उस वजह से भी बाज़ अगर वर्क वीज़े पे तो नॉर्मली उस पे होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो फिर अच्छा, है कि अभी सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो अभी 103 मुसाफिरों की जिनकी मैं कराची से बात कर रही हूँ, उनको ऑफलोड किया गया, जिसमें से भी हमारे पास यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ उम्रे के लिए जा रहे थे, किसी के पास वर्क वीज़ा था। इनकी रीजंस क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी, जैसे आपने कुछ तो शेयर किया हमारे साथ? देखिए, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको किस रीज़न पे अपलोड किया गया है। अब कुछ इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि जब भी कोई भी लॉ है, कोई भी पॉलिसी है, उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें अच्छे बुरे लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन पे वो डिपेंड करता है। अगर कोई ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट अफसर होगा तो वो उसकी रीज़न अपलोड करने की और होंगी, और अगर वहीं पे कोई करप्ट अफसर होगा
तो उसकी रीज़न जो है वो उसकी मैलिफिड इंटेंशन भी हो सकती है कि वो उसको अपने मकसद के लिए यूटिलाइज करे। अब इसमें आजकल क्योंकि 40-50 के करीब जो एफआई के अफसर हैं वो डिसमिस हुए हैं और कि जी उन्होंने ऐसे जो सस्पिशियस पैसेंजर थे या जिनको स्पेशली वो जो वहाँ पे हमारे ऑडियो का इशू है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। ये ऑफलोडिंग के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पे आज हम बात करें। मुझे ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़हरा असलम साहिब भी हमारे साथ मौजूद है, तैमूर सईद भी हैं, एसएनपी किचन में, और सुजात साहब से भी हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम। तैमूर सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अच्छा तैमूर, मुझे ये बताएं, अब जैसे मैं ज़हरा साहब से भी सवाल करी थी कि आपका एक बहुत यादगार कोई इमेज होता है, आपने कोई ऐसे क्लिक किया होता है जो आपको लगता है कि वाओ ये एग्जैक्ट बड़ी अच्छी टाइमिंग थी इस इमेज को क्लिक करने की, एनवायरनमेंट बड़ा सूटेबल था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, परफेक्ट शॉट जो है वो आपका कौन सा था जो आपको याद हो? I was driving and while driving एक सनसेट का ठीक आया है था। और कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था एयरपोर्ट। अच्छा ओके। और उस वक्त मेरे पास कोई गियर नहीं था तो मोबाइल से शॉट लिया मैंने। ओह वाओ। और उस वक्त वो जो आपके लाइट पोस्ट होते हैं उनके बिल्कुल दरमियान में जो सूरज था। क्या बात है। अच्छा मैं कुछ आप मुझे बताएं थोड़ा ट्रैवलिंग, कहाँ आपने ट्रैवल किया है? कुछ मैंने ये वाटरफॉल, ये कुछ ऑटम के मनाजिर में देख रही हूँ, ये कहाँ ये हुंजा का है। ओह लवली। और ये कौन सा है? ये मेरे घर में ही था। ओह वेरी। और ये भी मोबाइल फोटोग्राफी है मेरी। और ये मेरे पास पहले गियर नहीं था तो जो भी फोटोग्राफी करता था मैं मोबाइल से करता था। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये बहुत खूबसूरत आपके इमेजेस हैं। तो मुझे बताएं ये वाली जो ट्रैवलिंग आप करते हैं, आपने कहाँ ट्रैवल किया है? पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा। ओके। और दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, वहाँ पे भी। अच्छा बाय द वे दुबई एंड सऊदीया में दे आर वेरी गुड फोटोग्राफी प्लेसेस जो लोगों को शायद उस तरह से आइडिया नहीं है। मैं अवेल कर नहीं सका अपॉर्चुनिटी क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो कोरोना आ गया था। ओह। तो सिर्फ कमरे से जिम से ये रूटीन थी। अच्छा बेहतरीन। ज़हरा साहिबा, आपका एक आर्ट लाउंज भी आपने उसको ओपन किया है 2 दिन पहले। टेल अस अबाउट दैट, वो क्या जगह है, हम कैसे उसको देखेंगे, वहाँ पे किस तरह का इंटीरियर एंड ऑल दैट? अच्छा जी, अल्लाह ताला के एहसान से 2 दिन पहले हमने अपना आर्ट लाउंज खोला है। और वही जैसे मैंने आपको कहा, इसका एक मकसद भी था। हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने अफोर्डिंग नहीं हैं, स्पेशली कैलीग्राफिस्ट। एक उस्ताद साहब हैं, बहुत आला उनका काम है, मगर उनके पास कोई स्पेस नहीं है। और मैं ख़ुद क्योंकि बहुत पेंट करती रही हूँ, बीच में गैप भी आया, बट नॉर्मली आई पेंट। मेरी बेटी मलेशिया में सारा रहती है, तो जब मैं मलेशिया जाती हूँ तो वो भी फ्लोरिस्ट है और बहुत हाई लेवल पे वो माशाल्लाह फूलों का उसका बिज़नेस है। तो वो जब फूल लगाती थी तो मैं देखती थी, मैं फ़ौरन पेंट करना शुरू कर देती थी। तो रिसेंटली मैं गई थी तो मेरे पास 8-10 पेंटिंग्स और जमा हो गई। तो बस फिर मैंने सोचा कि हम क्यों ना प्रमोट करें इमर्जिंग आर्टिस्ट को। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की हूँ तो हम अपने यूनिवर्सिटी के थीसिस पे गए, वहाँ मुझे बच्चों का काम अच्छा लगा और मुझे लगा कि हर कोई तो नहीं बहुत रिच होता ना, तो इनको ज़रूरत है अपना काम को सेल करने की। वालिदैन पे इतना बोझ डाल के इम्तिहान दे के वो इतना फ्रेमिंग पे ही लाखों खर्च हो जाते हैं, तो दे नीड टू सेल देयर वर्क। तो मैंने कहा चलो मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेती हूँ। और अभी 3 दिन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ सच अ गुड फीडबैक और इतनी अच्छी सेल्स हैं। और मैंने जब अल्लाह ताला से कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों को यहाँ प्रमोट करना चाहती हूँ जो अपने आप को ख़ुद नहीं कर सकते, तो रब्बुल आलमीन ने मेरी बात सुन ली। और वो ख़ास तौर पे उस्ताद साहब का काम तो लैक्स में बिक चुका है 3 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह। लवली, तो माशाल्लाह। मेरा बेटा ये यकीन है, और व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको आपके दिल में किसी और की मदद की ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला नीचे उतर के आपकी मदद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो इस आर्ट लाउंज की लोकेशन कहाँ पे है? जी मॉडल टाउन में है, और बाय अपॉइंटमेंट आएँ, आप आके देखें। हमारे पास इस वक्त
4-5 आर्टिस्ट का काम है। सबिया नसरुद्दीन कराची की एक बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, वैसे तो मेरी खाला की बेटी भी है। हमारी फैमिली में सब पेंट करते हैं। सबिया नसरुद्दीन का काम है। शैला फ़ारूक लाहौर की एक बहुत नोन आर्टिस्ट है, उनका काम है। फिर कुछ यंग बच्चों का काम भी है जो अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट कहलाएंगे। देन आई हैव माई ओन वर्क, और फिर ये उस्ताद साहब का काम है। और कुछ रैंडम जैसे सिरेमिक्स के पीसेस हैं और ड्राई अरेंजमेंट्स भी हैं। तो हर किस्म की चीज़ वहाँ पे है। आप आएंगे, आप लोग बहुत खुश होंगे। और बहुत रिनाउंड नेम है। रुखसाना डेविड कनेट कॉलेज की प्रिंसिपल थी, 5 साल उन्होंने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट वहाँ फॉर्म किया, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी और उन्होंने बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ दिए। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, ज़हरा असलम 1 के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इनके काम को, इनकी फ्लावर अरेंजमेंट से लेके एवरीथिंग, और अभी जस्ट वाटरफॉल का ज़हरा साहबा जिक्र करी थी, अभी आपने अपनी वो टीवी स्क्रीन्स पे भी आप देख सकते हैं जो इन्होंने एक शादी पे अरेंज की थी। ये भी हमारी टीम ने फ़ौरन से क्विक सर्विस की और इनसे ये वीडियो लेकर हमने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए। इट लुक्स अमेजिंग ज़ाहिरा साहिबा, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और शादी के ऊपर यू कांट इवन इमेजिन कि आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगी। डेफिनेटली ब्राइड तो बड़ी खुश होंगी जिनके लिए आपने ये किया था। बहुत ज़्यादा आई कैन इमेजिन, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि वो टिपिकल ना हो, और ये जिनकी शादी है उनका ब्लॉग भी है दिस एंड दैट, तो वो उन्होंने कहा जी वो टिपिकल नहीं चाहिए, हमें समथिंग न्यू चाहिए। तो बस ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि नॉर्मली हम जब शादियों पे जाते हैं तो हमारे जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, या इवन अगर आप नहीं भी करा रहे तो वो एक टिपिकल फ्लावर अरेंजमेंट हमें मिलती है। एक फ्रेम मिलता है जिसके आगे दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, आपकी एंट्रेंस पे 2-4 बुके होते हैं, कुछ वॉकडो में लगाया होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें ये टिपिकल वर्क अब विद टाइम लोगों को पता लग रहा है, कम हो रहा है या नहीं? हमें अभी भी वैसी शादियाँ देखने को मिलती हैं? ऐसा है बेटा कि वेल आई वुड से 80% तो गो विद द रन ऑफ द मिल, कि भाई चले वो उसकी शादी आपने ज़ारा आंटी बड़ी अच्छी सजाई थी, मेरी भी वैसी सजा दे। हमें बड़ा आसान लगता है। अब कुछ ये चैलेंजिंग क्लाइंट्स आ जाते हैं, ये कहते हैं नहीं जी हमारी तो ऐसी डिफरेंट हो, एंड यू नो डिफरेंट इज़ द की वर्ड टू सक्सेस। इतनी फ़र्क हो आंटी कि किसी ने देखी ना हो। अच्छा, बस फिर आंटी के ऊपर एक आ जाता है ड्राइंग। अब आई ड्रॉ माई इवेंट्स फर्स्ट, तो वो कभी फिर लंबा कोई इंटरव्यू होगा उसमें आपको बताऊंगी कि फिर मैं ड्राइंग शुरू कर देती हूँ, आप बोल रही हैं और मैं ड्राइंग बना रही हूँ। क्या बात है। तो बस फिर वो अल्लाह ताला के एहसान से फिर वो उसको कंसेप्चुलाइज करके एक मोर मैंने ड्रॉ किया और उसको 12 फुट बड़ा बनाया। कामरान भाई, कामरान लशारी, आप लोग नाम से फेमिलियर होंगे, दोनों बेटों की मैंने शादियाँ सजाई, तो उन्होंने कहा जी वो मोर खड़े कर देते हैं। तो वो मेरे मोर जो हैं वो मेरा ख्याल है 8 फुट बाय 14 फुट के हैं। तो उनके हॉल के एक बेटे के लिए हॉल के बाहर खड़े थे, और पहले बेटे के लिए जब वो कॉन्सेप्ट आया था तो वो हॉल को फ्लैंक कर रहे थे स्टेज को। क्या बात है। सो इट्स वेरी नाइस। एंड फिर ऐसे लोग जब इनकरेजमेंट आपको देते हैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इन द एंड सजाद साहब, चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आप हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जो ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं जो आपको ड्यूरिंग ट्रैवल आपको पता होने चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी कहना चाहें, बिकॉज बहुत सारे लोग मिलियंस में पैसे खर्च करके, ये जो हम मोरक्को वाली कश्ती की बात कर रहे हैं, इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और आए रोज़ इस तरह का कोई वाक़या हम देखते हैं। ये तो पैसे देकर मौत ख़रीदने वाली बात है, खुदा न खास्ता। तो बहुत सारे लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे मज़हब ने खुदकशी हराम की है, और जब आपको पता हो कि वहाँ पे ऐसे हालात हैं तो एक किस्म की ये भी खुदकशी है। दूसरा देखें कि हर मुमालिक ने ना अपने अपने हालात के हिसाब से पॉलिसीज बनाई हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले इतनी कश्ती नहीं डूबती थी, अब क्यों डूबना शुरू हो गई हैं। अब उसमें ये भी है कि जी उन्होंने क्या आने न दें, अब वो किनारे पे कश्ती लगने नहीं दी जाती, तो वो रास्ते में रहनी है। इसलिए जो जा रहे हैं उनको ज़्यादातर उनका जो वास्ता पड़ेगा वो मौत से पड़ेगा, इसलिए लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे भी जो रिस्क है वो अल्लाह ने जहाँ भी लिखा हुआ है, वो आपको जितना मिलना है उतना मिलना ही है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप जहाँ मर्जी चले जाएं, वो उसमें इजाफा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये
अभी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशात के आगे मजबूर होते हैं, उनके भी सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए एक-एक फैमिली के 2-2 3-3 लोग जो थे इस कश्ती में डूबे हैं और पहले भी ये वाक़या था उसमें भी ऐसे हुआ है। एक-एक घर से 2-2 3 दिन जो थी वो लाशें वापस आईं। तो इसमें एक तो उनको ये सोचना पड़ेगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। अभी रिसेंटली उन्होंने किया है कि जी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ाएं। अगर कोई अंडर मैट्रिक भी है उसके लिए भी टेक्निकल एजुकेशन का रास्ता खुलना चाहिए कि ताकि वो टेक्निकल हैंड हो और ताकि वो मार्केट में उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ना कि वो सिंपल मैट्रिक हो या एफए हो ताकि उसको कोई जॉब ही ना मिले। दूसरी बात है कि अगर वो टेक्निकल एजुकेशन होगी तो उसको कोई बाहर भी बैरून मुल्क भी उसके जॉब की अपॉर्चुनिटी जो नेचुरल है और जेन्युइन है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाएं। हमारे हर ज़िले में देखें तो जितनी आबादी के लिहाज से वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। प्राइवेट लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वाले हैं उनको ऐसे कोर्सेज जो है वो मुतारफ़ कराने चाहिए ताकि वो भी लोगों को ऐसे कोर्सेज में करवाएं जिससे उनके लिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। और दुनिया सारी में देखें जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं वो ऐसे कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज करवाते हैं। एब्सोल्युटली गवर्नमेंट को अपनी तौर पे कोशिश करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि जिस तरह की बात आज हम इस टीवी चैनल्स पे कर रहे हैं, एफआईए हो या दीगर इदारे हों जो इससे रिलेटेड है, जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि लोग इलीगल जाने की कोशिश करते हैं, ऑफलोड हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, इंटेंशन नहीं ठीक है, जो भी मामलात हैं इस पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और इसका आपकी ज़ात को तो नुकसान है ही है, आप अपनी पूरी फैमिलीज़ को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, एक आप अकेले सफ़र नहीं करते, आपका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें ताकि लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो कि वो दूसरे ममालिक जाकर इस तरह के काम और गलत तरीके से जाकर अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, इन द एंड आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारे देखने वालों को बताएं जो आपका काम देखना चाहते हैं। हाँ, तैमूर सईद के नाम से ही है, तैमूर सईद 9 के नाम से मेरा है। ओके, अगर आप तैमूर का काम देखना चाहते हैं जी तो तैमूर सईद 9 के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। ज़हरा असलम साहिबा का इंस्टाग्राम भी मैंने आपको बताया, ज़हरा असलम 1 के नाम से। आप इनका काम देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आपका मॉडल टाउन चक्कर लगता रहता है तो डू ड्रॉप बाय एट द शॉप, बिकॉज मैं गई नहीं हूँ एक दफ़ा तो आई हैव एन आइडिया। बहुत क्यूट सी है, रोड साइड जैसे आपको कंट्री साइड्स पे फ्लावर शॉप्स मिलती हैं उस तरह की है। सो थैंक यू वेरी मच ज़हरा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। वेलकम जी, आप दोबारा आएँ एंड अ गिफ्ट इज अवेटिंग यू। लवली, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और एसन का पास्ता रेडी हो गया जी, इसकी फाइनल शक्ल हमें दिखा दें एसन के पास्ता की। ये है जी प्रेजेंटेशन के साथ एसन ने पास्ता बना दिया है। थैंक यू वेरी मच एसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए जनाब। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।